हाय गाइस, मैं जाफर शरीफ आप सब लोगों का JS क्रिएट स्टडी विद ट्रिक में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोगों ने हमारी पिछली वीडियो पर जो प्यार दिखाया और जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी, उस प्यार और प्रतिक्रियाओं के लिए आप सब लोगों का हमारी तरफ से दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है। आप सब लोगों को धन्यवाद। गाइस, आपके आने वाले जीवन के बेहतर भविष्य के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपकी आने वाली एग्जाम। और आपकी एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन टॉपिकों को आप किस प्रकार से तैयार करते हैं, ये बात आपके आने वाली एग्जाम में जो सफलता है वो इस पर काफी निर्भर करती है कि आप जो आपकी आने वाली एग्जाम है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आप उन टॉपिकों को किस प्रकार से तैयार करते हो। हम आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से जो आपकी आने वाली कंपटीशन की एग्जाम है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन महत्वपूर्ण टॉपिकों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको बहुत ही शानदार और आसान सी ट्रिक के साथ में आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिनको कि आप एक बार वीडियो देखकर भी आसानी से याद रख सकते हैं और आप अपनी एग्जाम में सफल हो सकते हैं। गाइस, आप सब लोग हमारे चैनल को जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे, हमारी वीडियो को लाइक करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जो हमारी आने वाली वीडियो है उनको शेयर करोगे, तो हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, कि अब तक भारत के कौन कौन व्यक्ति हैं जो अब तक भारत के राष्ट्रपति बने हैं, और राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण एग्जाम है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। और कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न टॉपिकों से होंगे, लेकिन जो आपके आने वाली एग्जाम है उसकी दृष्टि से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जिनकी एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना होगी। ऐसे प्रश्नों के बारे में हम आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब हम आज के हमारे जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। तो गाइज, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, जिसे कि आप हमारे जो मोबाइल की स्क्रीन है उस पर देख सकते हैं, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर काम करने वाले व्यक्तियों के नाम क्रम से बताइए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसमें आने वाली जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें किस प्रकार से आपका प्रश्न बनकर आने वाला है। वो जो अब तक के भारत के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें से किन्हीं 4 राष्ट्रपतियों के नाम दे देगा, 4 के 5 के, और आपसे उनको क्रम से जमाने के लिए कहेगा कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके नाम आप क्रम से जमाइए। इस प्रकार से आपकी आने वाली कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आने वाला है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके नाम आप क्रम से जमाइए। तो अब हम देख लेते हैं कि अब तक भारत के कितने राष्ट्रपति हुए हैं और उनका क्या क्या क्रम है। तो इसकी जो हमारी बहुत ही आसान सी ट्रिक है, जो कि इस प्रकार से है कि राजा की राधिका जोकर गिरी पर फक्र करती रही। जो राजा की राधिका थी वो किस पर फक्र करती थी? जोकर गिरी पर। वह जो ज्ञानी रमाशंकर है, वो जो नारायण भगवान है उनकी कलम से प्रतिभा में परिणत हुए। और जो हमारा जो ट्रिक के आखिरी शब्द है वो ये है कि राम की दीदी। इस ट्रिक की मदद से हम भारत के अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन सब राष्ट्रपतियों के नाम क्रम से याद रखेंगे।
और गाइस हमारी ट्रिक ऐसी है कि इसे आप एक या दो बार पढ़ लोगे तो भी आपको आसानी से याद होने वाली है। और आज के बाद में आप जो राष्ट्रपति के क्रम से संबंधित जो प्रश्न है उसको आप गलत नहीं करने वाले हो। तो अब हम देख लेते हैं कि अब तक भारत के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें की राष्ट्रपति पद पर रहने का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो जो हमारे पहले नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जो हमारे पहले नंबर के राष्ट्रपति हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो हमारे दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं जिन्हें कि आप हमारी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि हमारे दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। और हमारे जो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि हमारे तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। हमारे चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर वीवी गिरी। और जो अब हमारे अगले नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो है पांचवें नंबर के वो है फखरुद्दीन। और जो हमारे छठे नंबर के राष्ट्रपति हैं वो है नीलम संजीव रेड्डी जी, जो कि हमारे छठे नंबर के राष्ट्रपति हैं। और सातवें नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो है ज्ञानी जैल सिंह जी। और जो हमारे आठवें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो है रामास्वामी वेंकटरमण। और जो हमारे 90वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। और जो हमारे 10वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वो है के.आर. नारायण। और जो हमारे 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। जो हमारे 12वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वो है श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। आपने ऊपर जितने भी नाम पढ़े वो सब नाम पुरुषों के थे, यही एक नाम ऐसा है जो कि महिला का नाम है। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि यही भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है और वो है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और जो अब हमारी 13वें नंबर का जो राष्ट्रपति है वो है प्रणब मुखर्जी। और जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद। और 15वें नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस प्रकार से हम जो राष्ट्रपति थे अब तक भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं उनके नाम देखे। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करती है। ट्रिक के किस शब्द से हमारे किस राष्ट्रपति का नाम निकल कर आता है। जो हमारी ट्रिक का शब्द है राजा, राजा से हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारा जो राजा शब्द है उससे हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो राधिका है उससे हमारा हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जोकर से हो जाएगा हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि हमारे तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। और गिरी से हो जाएगा हमारा वीवी गिरी, जो कि हमारे चौथे नंबर के राष्ट्रपति हुए हैं। और फकर से हो जाएगा हमारा फखरुद्दीन, जो कि हमारे देश भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रपति हुए हैं। और करती रही से हो जाएगा रही से हमारा हो जाएगा रेड्डी। और जिससे हमारा जो छठे नंबर के राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी जी, उनका नाम निकल कर आ जाएगा। जब हमारी ट्रिक का जो अगला शब्द है ज्ञानी, ज्ञानी से हमारा हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह जी, जो कि हमारे 7वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और जो हमारी ट्रिक है उसका अगला शब्द है रमा, रमा से हमारे जिस राष्ट्रपति का नाम होगा वो होगा रामास्वामी वेंकटरमण जी, जो कि हमारे 8वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति हुए हैं। और शंकर से हो जाएगा हमारा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और जो नारायण है हमारी ट्रिक का जो नारायण शब्द है उससे हो जाएगा हमारा के.आर. नारायण, जो कि हमारे 10वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कलम से हो जाएगा हमारा ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रतिभा, कलम की प्रतिभा से हो जाएगा हमारा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है। प्रणव, जो कि हमारी ट्रिक का शब्द है प्रणव, उससे हो जाएगा हमारा प्रणब मुखर्जी। और जो
राम की दीदी में जो राम है उससे हो जाएगा हमारा रामनाथ कोविंद, और जो दीदी है दीदी से हो जाएगा हमारा द्रौपदी मुर्मू। और इस तरह से हम इस ट्रिक की मदद से जो अब तक के हमारे भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके नामों को याद रख लेंगे। आज का हमारा जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, भारत में राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, जिसकी हमारी जो ट्रिक है वो है आपा 1 किलो सेब छिपा कर लाना। इस ट्रिक की मदद से हम भारत में जो राष्ट्रपति पद का निर्वाचन है वो किस पद्धति से होता है उस पद्धति के नाम याद रखेंगे हम। जो भारत में राष्ट्रपति पद का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है। जो हमारा देश भारत है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष रूप का मतलब ये है कि जनता वोट डालने नहीं जाती, बल्कि जो जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना मत देते हैं, और जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो मत डाले जाते हैं वो इस प्रकार से नहीं डाले जाते जिस प्रकार से कि हम आम चुनावों में मत डालते हैं। इसमें जो हमारे सांसद और एमएलए होते हैं वो भाग लेते हैं और उन्हें वरीयता चुननी होती है कि वो पहली वरीयता का वोट किसे दे रहे हैं, दूसरी वरीयता का वोट किसे दे रहे हैं और तीसरी वरीयता का वोट किसे दे रहे हैं। जितने कैंडिडेट होते हैं उस हिसाब से कि वो पहले क्रम में किसको रखना चाहते हैं, दूसरे क्रम में किसको रखना चाहते हैं। इस प्रकार से हमारे जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में मत डाले जाते हैं। तो जो उसकी पद्धति है वो उसकी हमारी जो शानदार और मजेदार सी जो ट्रिक है वो ये है कि आपा 1 किलो सेब छिपा कर लाना। अब हम देख लेते हैं कि ये ट्रिक हमारी किस प्रकार से काम करती है। तो आपा से हो जाएगा हमारा कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, जो हमारी ट्रिक का शब्द है आपा, उससे हमारा हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। और 1 किलो से हो जाएगा हमारी एकल, और सेब से हो जाएगा हमारा संक्रमणीय, और छिपा कर लाना से हो जाएगा हमारा गुप्त मतदान। इस तरह से हम जो ट्रिक के शब्दों को जोड़कर इस पद्धति को बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि ट्रिक के शब्द आसान होते हैं जिससे कि हम किसी भी प्रश्न को बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं और एग्जाम में आने पर उसे हम बहुत ही कम समय में सोल्व कर सकते हैं। आज का हमारा जो तीसरे नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि भारत के ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न सम्मान मिल चुका था। हमें उन राष्ट्रपतियों के नाम बताने हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही हमारे देश का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न वो प्राप्त कर चुके थे। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बनने भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है उसे प्राप्त कर चुके थे। तो जो उसकी जो हमारी जो ट्रिक है वो इस प्रकार है कि राजागिरी आपकी। इस ट्रिक की मदद से हम उन व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो अब आप सब देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर कि ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मिल चुका था। वो हमारे पहले नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो हमारे दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, प्रणब मुखर्जी और वीवी गिरी। ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल चुका था, भारत रत्न सम्मान मिल चुका था। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। जो हमारी ट्रिक है राजागिरी आपकी। जो राजागिरी में जो राजा है उससे हो जाएगा हमारा रा से हो जाएगा हमारा राधाकृष्णन, और जा से हम याद रखेंगे कि जो राजेंद्र प्रसाद है वो
और जो गिरी है, गिरी जो कि यहाँ पर 5 नंबर पे लिखा हुआ है, ये तो जो गिरी से हो जाएगा हमारा वीवी गिरी, और आप से हो जाएगा आ है, उससे हो जाएगा हमारा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, और पै से हमारा हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। इस प्रकार से हमारी ये ट्रिक काम करेगी। आज का हमारा जो अगला सवाल है, जो कि 5वें नंबर का है, वो इस प्रकार से है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो जो इसकी हमारी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, और वो ट्रिक है छीतरमान। इससे हम याद रखेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो 76वां अनुच्छेद है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। ऐसा हमें हमारा भारत का जो संविधान है उसका जो 76वां अनुच्छेद है वो बताता है कि भारत के जो महान्यायवादी है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब हम एक बार और देख लेते हैं कि जिसकी जो हमारी ट्रिक है छीतरमान, क्षेत्रमान से हम याद रख लेंगे कि जो 76 है, जो चीतर है उससे हम याद रखेंगे 76, और मान से याद रखेंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आज का हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, जो कि 6 नंबर का है, वो इस प्रकार से है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। अब इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं कि जो लोग तो गाइस ये ट्रिक इस प्रकार से है कि जो 3 से 6% लोग होते हैं उन्हीं में जो सेवा का योग होता है। तो इससे हम याद रखेंगे कि अनुच्छेद 316 है, वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसा प्रावधान जिस अनुच्छेद के अंतर्गत है वो अनुच्छेद है 316। और जो इसकी हमारी ट्रिक है वो इस प्रकार है कि जो 3 से 6% लोग ही ऐसे होते हैं जिनमें लोगों की सेवा करने का योग होता है। जिनकी कुंडलियों के अंदर लोगों की सेवा का योग होता है वो 3 से 6% ही ऐसे लोग होते हैं। जिससे हम याद रखेंगे कि 316वें नंबर का जो अनुच्छेद है वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित है। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, जो कि 7वें नंबर का है, वो इस प्रकार है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य व केंद्र के मध्य किसके बंटवारे के लिए हर 5 वर्ष में और किस आयोग का गठन किया जाता है। तो गाइस जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो हमारा देश भारत का राष्ट्रपति है वो राज्य और केंद्र दोनों के मध्य किसके बंटवारे के लिए हर 5 वर्ष में कौन से आयोग का गठन करता है। तो जो इसकी हमारी ट्रिक है, जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक है, वो है राजवीर। तो इस ट्रिक की मदद से हम याद रखेंगे कि जो हमारा भारत का जो राष्ट्रपति है वो केंद्र और राज्य के मध्य किसके बंटवारे के लिए और कौन से आयोग का गठन करते हैं, उसको हम जो हमारी ट्रिक है उसकी मदद से याद रखेंगे कि राजस्व के बंटवारे के लिए और वित्त आयोग की। तो देख लेते हैं कि अब हमारी जो ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। इसमें जो राजवीर है, इसमें जो राज है, राज से हो जाएगा हमारा राजस्व के बंटवारे, और वीर से हमारा हो जाएगा वित्त आयोग की। जो हमारा देश भारत का राष्ट्रपति है वो केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। हमारा जो 8वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो गाइस जो हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है
कि हमारा जो भारत देश है उसके संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं, जो कि बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, बहुत ही मजेदार सी ट्रिक है। ट्रिक है बेहतर। बेहतर से हम याद रखेंगे कि जो 72वां अनुच्छेद है, तो गाइज जो व्यक्ति बेहतर होगा मतलब कि अच्छा होगा, वही व्यक्ति आपको क्षमादान दे सकता है। इसे जोड़कर भी हम इसे याद रख सकते हैं कि जो क्षमादान की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, वो हमारे भारत के संविधान के 72वें अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो गाइज अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। जो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम में जहां से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, ऐसे कुछ फैक्टों को हमने लिया है। तो जो हमारा पहला फैक्ट है वो इस प्रकार से है कि जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य 708 होता है। यानी कि जो हमारा भारत देश है उसके जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो सांसद वोट देता है वो 708 वोट के बराबर होता है। गाइज एक सांसद का वोट 708 वोटों के बराबर होता है, उसका वेटेज होता है 708 वोट का होता है। तो आज का हमारा दूसरा फैक्ट है वो ये है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जन्मदाता ब्रिटिश विद्वान हेमर माने जाते हैं। इसे वरीयता प्रणाली भी कहते हैं। तो गाइस जो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तो उसके जो जन्मदाता है वो ब्रिटिश विद्वान हेमर माने जाते हैं। यानी कि अगर आपसे देश का नाम पूछे तो वो ब्रिटिश इंग्लैंड हो जाएगा, और विद्वान का नाम पूछे तो वो हो जाएगा हेमर। और इसे वरीयता प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको वरीयता देनी होती है कि आप पहली वरीयता किसे देना चाहते हैं, दूसरी किसे, तीसरी किसे और चौथी किसे। तो इसलिए इसे वरीयता प्रणाली भी कहते हैं। और जो आज का हमारा तीसरा फैक्ट है वो ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद है उनका न्याय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, तथा विवाद की रिट या याचिका सिर्फ प्रत्याशी ही दायर कर सकता है। तो गाइज जो भारत का राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसका न्याय सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है। अन्य किसी कोर्ट में आप जो राष्ट्रपति से संबंधित विवाद है उसका निपटारा नहीं कर सकते। और जो विवाद की रिट है वो सिर्फ प्रत्याशी ही दायर कर सकता है। यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वही व्यक्ति रिट या याचिका दायर कर सकता है, अन्य कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद है उनसे संबंधित याचिकाओं को दायर नहीं कर सकता। आज का हमारा जो चौथा फैक्ट है वो ये है, संसद द्वारा पुनः पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो गाइज अगर राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक अगर कानून बनने के लिए आता है और राष्ट्रपति प्रथम बार उसे दोबारा से संसद को वापस भेज देते हैं कि आप इस पर पुनः विचार कर लीजिए, और संसद पुनः विचार करके अगर उस विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास में भेज देती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। फिर राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए मना नहीं कर सकते, ना ही उस पर जेबी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अगर किसी विधेयक को संसद के पास भेज दिया जाता है और अगर संसद उसे पुनः पारित कर देती है तो फिर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। आज का हमारा जो 5वें नंबर का फैक्ट है वो इस प्रकार है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो गाइस अगर हमारे देश भारत का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए, तब ही जाकर वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, वरना वो अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाएगा। आज का हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो 6 नंबर का है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पूर्व 14 दिन पहले लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है।
गाइस जो हमारा छठे नंबर का जो फैक्ट है वो ये है कि अगर आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देनी पड़ेगी कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। ऐसी सूचना राष्ट्रपति को लिखित रूप में देनी होगी, तभी आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो दोनों सदनों में लगाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी सदन में आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है, जो कि 8वें नंबर का है। एकमात्र राष्ट्रपति यानी जेल सिंह जी, जिन्होंने जेबी वीटो, जो कि राष्ट्रपति को जेबी वीटो शक्ति प्राप्त होती है, जेबी वीटो को पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। तो गाइस ये फैक्ट है कि जो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया वो है यानी जेल सिंह जी, जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया, जिसे कि पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। उन्होंने इसका प्रयोग 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जो कि इस विधेयक में कुछ इस प्रकार से था कि जो डाकघर में जो पत्र होते हैं, लिफाफे होते हैं, उन्हें खोलकर देखा जा सकता था। तो इससे जो भारत की या व्यक्तियों की जो गुप्त सूचनाएं होती थी वो किसी को भी पता चल सकती थी, इसलिए राष्ट्रपति ने इस पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। और इस विधेयक पर जेबी वीटो की जो पावर होती है उसका इस्तेमाल किया। आज का हमारा जो अगला फैक्ट है वो है 9वें नंबर का। राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से किसी भी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। जो भारत का राष्ट्रपति है, जो भारत की आकस्मिक निधि है, उससे जो अदृश्य व्यय, अदृश्य का मतलब होता है, अदृश्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये होता है कि जिसे देखा ना जा सके या जिसे अदृश्य व्यय ऐसा व्यय जिसे कि आप देख नहीं सकते, उसके लिए जो अग्रिम भुगतान की व्यवस्था है वो भारत का राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से कर सकता है। और जो हमारा 10वें नंबर का फैक्ट है वो इस प्रकार है कि जो अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के जो समस्त कार्य हैं वह राष्ट्रपति के नाम से किए जा सकते हैं। तो गाइस जो हमारे भारतीय संविधान है उसका जो अनुच्छेद 77 है उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो भारत सरकार है उसके जो सभी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, यानी कि जो भारत सरकार के समस्त कार्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। गाइस अब हम देख लेते हैं जो हमारी आने वाली एग्जाम है उससे संबंधित जो विभिन्न टॉपिकों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हमने आपके लिए तैयार किए हैं, उनको देख लेते हैं। जिसका हमारा जो पहला प्रश्न है जो कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं वो इस प्रकार है। वीर नारायण ने बाड़मेर में स्थित किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो वीर नारायण हैं, उन्होंने बाड़मेर में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? उसकी हमारी ट्रिक है शिवा से हम याद रखेंगे कि जो सिवाना के दुर्ग है उसका निर्माण वीर नारायण ने बाड़मेर में करवाया था। तो जो सिवाना का दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, और उसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने। आज का हमारा जो दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो गाइस इसकी जो हमारी ट्रिक है वो इस प्रकार से है कि कोट का बटन, और इस ट्रिक की मदद से हम याद रखेंगे कि जो मेजर चार्ल्स बटन है वो 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। आज का हमारा जो तीसरे नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो हमारी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है वो यह है कि मुखिया के साथ अकेले पंच। तो इससे हम याद रखेंगे कि जो मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत है, मुखिया से हम याद रखेंगे कि जो मुखिया है
उससे हम याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री, 7 से याद रखेंगे हम 7, और अकेले से याद रखेंगे हम अक्टूबर, और पंच से याद रखेंगे कि 2005, कि 7 अक्टूबर 2005 को मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। और इसकी हमारी ट्रिक है मुखिया के साथ अकेले पंच। मुखिया से हमारा हो जाएगा मुख्यमंत्री, 7 से हो जाएगा हमारा 7, अकेले से हो जाएगा अक्टूबर, और पंच से हो जाएगा 5। इस प्रकार से आप जो ये डेट है उसे बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे गाइस डेटों को याद रखने में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम आपके लिए ऐसे ट्रिक लेके आए हैं जिनको कि आप एक बार भी पढ़ लोगे तो भी आपको ये डेट याद होने वाली है, और आप इन डेटों को कभी नहीं भूलने वाले हैं, और एग्जाम में आने पर आपको बिल्कुल भी इनमें कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आज का हमारा जो चौथे नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि गुर्जर परदियार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। इसकी जो हमारी ट्रिक है जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक है, गजरे पर हीरे का चांद। इसकी मदद से हम जो गुर्जर परदियार वंश है उसके संस्थापक के नाम को याद रखेंगे। गाइस, जो गुर्जर परदियार वंश है उसका संस्थापक है हरिश्चंद्र। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करती है। तो ये गजरे पर से हम याद रखेंगे कि ये गुर्जर परदियार वंश है, और हीरे का चांद से हम हरिश्चंद्र जी का नाम याद रखेंगे। इस प्रकार से हम इस ट्रिक की मदद से इस प्रश्न को याद रख लेंगे। आज का हमारा जो 5वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत के नवाब कौन थे। तो गाइस, जो हमारा 5वें नंबर का सवाल है वो इस प्रकार से है कि जो टोंक रियासत है उसके जो 1857 की क्रांति है उसके दौरान नवाब कौन थे। इसकी जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक इस प्रकार है कि वीजे की टोकरी। जो हमारी ट्रिक है वीजी की टोकरी, उससे हम याद रखेंगे कि वजीरुद्दौला 1857 की क्रांति के दौरान जो टोंक रियासत है उसके नवाब थे। तो देख लेते हैं कि अब हमारी जो ये ट्रिक है वीजी की टोकरी वो किस प्रकार से काम करेगी। तो वीजी गाइस माँ को बोलते हैं, तो वीजी से हो जाएगा वजीरुद्दौला, और टोकरी से हो जाएगा हमारा कि जो टोंक रियासत। तो गाइस, अब हम देख लेते हैं आज का हमारा जो 6 नंबर का जो प्रश्न है वो ये है, ऋग्वैदिक काल में वनस्पति के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें वनस्पति के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी, उसकी ट्रिक है दवा से हम याद रखेंगे कि जो दवा है उसका संबंध भी वनस्पति से होता है। दवा से हो जाएगा हमारा दिशना नाम के जो देवता थे उनकी पूजा वनस्पति के देवता के रूप में ऋग्वैदिक काल में की जाती थी। जो अब हमारा नेक्स्ट नंबर का जो कि 7वें नंबर का प्रश्न है वो ये है, चंद्रगुप्त प्रथम को किसने द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक बताया है। तो गाइस, जो इसकी हमारी ट्रिक है जो कि बहुत ही शानदार है, ट्रिक है हेमा, जिसे हम याद रखेंगे कि जो हेमचंद्र राय चौधरी जी हैं उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय जो मगध साम्राज्य है उसका संस्थापक बताया। गाइस, हेमा बॉलीवुड की अभिनेत्री भी है, इसे इस प्रकार जोड़कर भी हम याद रख सकते हैं कि जो बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं उनकी तुलना चांद से की जाती है। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसे जो हेमचंद्र राय चौधरी जी हैं उन्होंने मगध साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बताया है। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है 8वें नंबर का, वो इस प्रकार से है, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं। गाइस, अब हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक जो कि हमारे मोबाइल स्क्रीन पर है। ठीक है, जब बस प्रतापगढ़ पहुंची तो इसकी मदद से हम याद रखेंगे
कि जो राजस्थान में जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो किन किन जिलों में सबसे ज्यादा है। तो जब में जो जय है उससे हमारा हो जाएगा जैसलमेर, ब से हो जाएगा हमारा बाड़मेर, और बस से हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से हो जाएगा हमारा प्रतापगढ़। ये 4 जिले ऐसे हैं जिनमें की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा जैसलमेर में, उसके बाद में बाड़मेर में, फिर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, जिनकी हमारी ट्रिक है। जब बस प्रतापगढ़ पहुंची, इस ट्रिक की मदद से हम इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से याद रखेंगे। और जो हमारा आज का 9वें नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, अथर्ववेद के उपनिषद ग्रंथों के नाम बताइए। जो अथर्ववेद है उनके कौन कौन से उपनिषद हैं, उनके हमें नाम बताने हैं, जिसकी की हमारी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। और वो ट्रिक इस प्रकार है कि मामूसा प्रश्न। तो गाइस जो हमारी ट्रिक है वो ये है कि जो अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं उन वो कौन कौन से हैं, उन्हें याद करने की जो हमारी ट्रिक है वो ये है कि मामूसा प्रश्न। इससे हम याद रखेंगे कि जो अथर्ववेद जो कि वेद है उसके कौन कौन से उपनिषद हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि उसके कौन कौन से उपनिषद हैं। मामू में जो मा है उससे हमारा हो जाएगा मांडुक्य उपनिषद, और जो मु है मुंह से हमारा हो जाएगा मुंडक उपनिषद, और प्रश्न से हो जाएगा हमारा प्रश्न उपनिषद। इस प्रकार से हम जो अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं उन्हें बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। गाइस आज का हमारा जो अब अगला प्रश्न है जो कि 10वें नंबर का है, हमें बताना है कि कोटे जिले की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। गाइस जो हमारे 10वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि कोटे जिले की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है जो कि राजस्थान में सब सर्वाधिक है। तो जो इसकी हमारी ट्रिक है वो है 76 सिंह, जिससे हमारा हो जाएगा 76.60। तो गाइस हम इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि जो साक्षरता दर है राजस्थान में वो सर्वाधिक कोटा जिले की है, लेकिन वो प्रतिशत में कितनी है वो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत है। तो गाइस इसकी हमारी जो बहुत ही शानदार ट्रिक है वो ट्रिक है 76 सिंह। इससे याद रखेंगे कि जो 76.60 है वो कोटा जिले की साक्षरता दर है। वो जो 76 है, 76 से हम याद रखेंगे 76 और सिंह से हम 60 याद रख लेंगे। जो आज का हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित स्थलों को उनके राज्यों के नामों के साथ सुमेलित कीजिए। तो गाइस अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर सूची दी हुई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। पहली सूची है उसमें राज्य का नाम दिया हुआ है, और जो दूसरी सूची है उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे संबंधित स्थल का नाम दिया हुआ है। तो पहला है हमारा हरियाणा बनावली, जो कि ए ऑप्शन है। जो हमारा ब नंबर का ऑप्शन है उसमें राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, और जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है वो है मांडा। हमारा स ऑप्शन है गुजरात और लोथल। हमारा द ऑप्शन है पंजाब और रोपड़। और जब हम हमारी ट्रिक है जो कि बहुत ही फनी और शानदार सी ट्रिक है, हरी बना गाइस राजस्थान में दूल्हे को बोला जाता है, जो लाडा होता है उसको बना कहते हैं। तो हरी बना जमकर मांडा खाए, यानी कि जो हरी बना है वो जमकर मांडा खाए। तो मांडे में क्या क्या खा रहा, गुलाब, रसगुल्ले, लड्डू, पापड़ और रोटी। और इस ट्रिक की मदद से हम जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे संबंधित जो राज्य है और स्थल है, जो स्थल है वो कौन कौन से राज्यों में स्थित है, उन्हें हम बड़ी ही आसानी से याद रख लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। तो हरी से हो जाएगा हमारा हरियाणा, बना से हो जाएगा हमारा बनावली। बना गाइस दूल्हे को बोलते हैं। तो हरी से हो जाएगा हमारा हरियाणा और बना से हो जाएगा हमारा बनावली। हरी बना जमकर से हो जाएगा हमारा
जम्मू कश्मीर और मांडा से हो जाएगा हमारा मांडा। और खाए से गाइस इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, तो जमकर से हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर और मांडा से हो जाएगा हमारा मांडा। और गुलाब, रसगुल्ले में जो गुलाब है उससे हो जाएगा हमारा गुजरात। और लड्डू से हमारा हो जाएगा लोथल। पापड़ से हो जाएगा हमारा पंजाब और रोटी से हो जाएगा हमारा रोपड़। इस प्रकार से इस बहुत ही फनी सी ट्रिक की मदद से हम जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है उनके राज्य के नामों को याद रख सकते हैं। आज का हमारा जो 12 नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं। तो गाइस जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो हमारा राज्य है राजस्थान, उसमें न्यूनतम महिला साक्षरता दर कौन कौन से जिलों के अंदर है वो हमें बताना है। तो उसकी जो हमारी शानदार सी ट्रिक है वो किस प्रकार है, जज श्री बीपी। तो हमारे जज का क्या नाम है, जज का नाम है श्री बीपी। तो इस जज की मदद से हम न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं उनको याद रखेंगे। जज में जो ज है उससे हो जाएगा हमारा जालोर, और जो दूसरे नंबर का ज है उससे हमारा हो जाएगा जैसलमेर। श्री से हमारा हो जाएगा सिरोही, और बी से हमारा हो जाएगा बाड़मेर, और पी से हमारा हो जाएगा प्रतापगढ़। इस प्रकार इस ट्रिक की मदद से हम जो हमारा राज्य है राजस्थान उसमें जो न्यूनतम साक्षरता दर वाले, महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं उनके नामों को याद रख लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट नंबर का जो प्रश्न है वो है 13वें नंबर का, 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का शासक कौन था। तो उसकी जो हमारी बहुत ही शानदार सी और गजब सी ट्रिक है वो है प्रताप का दल। जो 1857 की क्रांति है उसके समय जो प्रतापगढ़ का शासक था उसकी जो हमारी ट्रिक है प्रताप का दल। इससे हम याद रखेंगे कि जो प्रताप सिंह है वो प्रतापगढ़ के शासक थे। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है जो कि 14वें नंबर का है वो इस प्रकार है, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो जो उसकी हमारी ट्रिक है वो है कुक। तो कुक से हम याद रखेंगे कड़फिशस। तो कुक में जो कु है, कु से याद रखेंगे हम कि ये कुषाण वंश है। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो कुषाण वंश है ये चीन से संबंधित है। जो कुषाण वंश है वो चीन का वंश है। और गाइस आप जानते हैं कि चीन के लोग खाने में कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी पका कर खाते रहते हैं। तो इस प्रकार जोड़कर भी हम याद रख सकते हैं कि जो कुक है, जो पकाने वाले हैं वो चीन के हैं। और क्या है, इससे हम याद रखेंगे कि कड़फिशस जो भारत में कुषाण वंश के संस्थापक थे वो थे कड़फिशस। आज का हमारा जो 15वें नंबर का सवाल है वो ये है, राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या का न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है। तो अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं, झुंझुना, जिससे कि हम याद रखेंगे झुंझुनू। जो हमारे राजस्थान राज्य का जिला है झुंझुनू। तो गाइस हम इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो राजस्थान में जो 0 से 6 मतलब छोटे बच्चों के बारे में बात हो रही है। आयु वर्ग में जनसंख्या का न्यूनतम लिंगानुपात बताना है किस जिले के अंदर है। तो जो झुंझुना है वो छोटे बच्चों के काम आता है। इसे हम इस प्रकार से भी जोड़कर याद रख सकते हैं कि जो हमारे राजस्थान राज्य है उसका झुंझुनू जिला है, उसमें न्यूनतम लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में है। आज का हमारा जो नेक्स्ट नंबर का सवाल जो कि 16वें नंबर का है वो इस तरह से है कि हिजरी सन किस पर आधारित होता है, इसके पहले व अंतिम महीने का नाम बताइए। तो गाइज जो कंपटीशन है एग्जाम में जो प्रश्न आने वाला है वो इस प्रकार से आएगा कि हिजरी सन किस पर आधारित होता है। और जो इसका जो दूसरे नंबर से जो इसमें प्रश्न बन सकता है वो इस प्रकार से बन सकता है कि जो हिजरी सन है उसके पहले महीने का नाम कौन सा है।
या उसके दूसरे महीने का नाम कौन सा है, इस प्रकार से भी यहाँ से पर्सन बन सकता है। तो गाइस इसकी जो हमारी ट्रिक है, जो कि बहुत ही शानदार सी ट्रिक है हजार चांद मोहतरमा पर हाजिर। इसकी मदद से हम याद रखेंगे कि जो हिजरी सन है वो किस पर आधारित होता है और इसके पहले और अंतिम महीने का नाम क्या क्या है। तो देख लेते हैं कि जो हिजरी सन है वो चंद्रमा पर आधारित होता है और उसके पहले महीने का नाम मुहर्रम और अंतिम महीने का नाम है वो है जिलिज। और अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। तो जो हजार चांद है उससे हम याद रखेंगे कि जो हिजरी सन है वो चंद्रमा पर आधारित होता है। हजार से हिजरी और चांद से हमारा हो जाएगा चंद्रमा। और जो मोहतरमा है उससे हम याद रखेंगे मुहर्रम, जो कि हिजरी सन का प्रथम महीना होता है। और हाजिर से याद रखेंगे जिलिज। तो हाजिर में और जिलिज में ध्वनियों में समानता है, इससे हम याद रख लेंगे कि जो हमारा जो हिजरी कैलेंडर है, जो हिजरी सन है, उसका जो अंतिम महीना है उसका नाम जिलिज है। आज का हमारा जो कि नेक्स्ट सवाल है 17वें नंबर का, वो इस प्रकार से है, राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली में भागवत पुराण को चित्रित करवाया गया था। तो गाइस हमको इस प्रश्न में बताना है कि जो राजस्थानी चित्रकला की ऐसी कौन सी शैली है जिसमें भागवत पुराण है उसको चित्रित करवाया गया। गाइस इसकी हमारी ट्रिक है, जो कि बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, वो ट्रिक है बीबी भागी। तो बीबी भागी से हमारा हो जाएगा बीकानेर शैली। और अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारी ये ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। तो बीबी से हमारा हो जाएगा बीकानेरी शैली और भागी से हम याद रखेंगे कि ये जो भगवत पुराण है उसको बीकानेरी शैली में चित्रित करवाया गया था, जो कि एक राजस्थानी शैली का प्रकार है। आज का हमारा 18वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत या जयपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिलों को शामिल किया जाता है। इसकी हमारी जो बहुत ही गजब से ट्रिक है वो ट्रिक है अनवर जयपुर से 2 झुमके लाना। जो अनवर है वो जयपुर से क्या लेकर आएगा, 2 झुमके। इससे हम जो ढूंढाड़ क्षेत्र जो कि जयपुर संभाग है उसके जो जिले हैं उनके नामों को याद रखेंगे। तो अनवर से हमारा हो जाएगा अलवर, जयपुर से जयपुरी हो जाएगा, जो कि एक संभाग भी है और जिला भी है। 2 से जो से है, से हमारा हो जाएगा सीकर और 2 से हो जाएगा हमारा दौसा और झुमके से हमारा हो जाएगा झुंझुनू। इस प्रकार से हम इस ट्रिक की मदद से बड़ी ही आसानी से जो हमारे ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जिले आते हैं उन्हें याद रखेंगे। आज का हमारा जो 19वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, इनमें से कौन सी भारत की प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। तो जो भारत की ताप विद्युत परियोजनाएं हैं उनको हमें बताना है। उनकी जो ट्रिक है, खुले बक्से 2 साथ साथ में पड़े। तो जो 2 खुले बक्से हैं वो साथ साथ में पड़े हैं, इसकी मदद से हम याद रखेंगे। तो जो हमारे ऑप्शन है वो इस प्रकार से हैं कि बक्सर ताप विद्युत परियोजना, खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना, और जो हमारा से ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, और जो हमारा तय ऑप्शन है वो है उपरोक्त दोनों। तो गाइस अब हम एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं कि जो भारत की प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, और जो उसकी हमारी जो ट्रिक है वो है खुले बक्से 2 साथ में पड़े। तो गाइस बक्सर ताप विद्युत परियोजना और खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना दोनों ही परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि भारत की प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। और अब हम देख लेते हैं कि हमारी ये ट्रिक किस प्रकार से काम करने वाली है। तो खुले बक्से, तो जो खुला है खुले से हो जाएगा हमारा खुर्जा सुपर थर्मल पावर और बक्से से हो जाएगा बक्सर ताप विद्युत परियोजना। जो दोनों परियोजना है इनको 7 मार्च 2019 को मंजूरी दी गई थी। तो जो 7-7 है इससे हम याद रखेंगे कि जो दोनों विद्युत परियोजनाएं हैं उनको
जो 7 तारीख है 2019 को इन दोनों विद्युत परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। और ये दोनों परियोजनाएं कौन कौन सी है? पहली परियोजना है बक्सर ताप विद्युत परियोजना और दूसरी परियोजना है खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना, जो कि हम भारत की प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। तो खुले बक्से दो साथ साथ में पड़े, इनसे हम याद रख लेंगे कि जो खुर्जा और बक्सर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि 7 नवंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट नंबर का जो कि 20वें नंबर का सवाल है, अधीनस्थ पार्थक्य या घेरे की नीति किस गवर्नर जनरल के समय लागू की गई? तो गाइस इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि जो अधीनस्थ पार्थक्य या जिसे हम घेरे की नीति के नाम से भी जानते हैं वो किस गवर्नर जनरल के समय लागू की गई थी। तो जो इसकी हमारी जो बहुत ही शानदार सी मजेदार फनी सी ट्रिक है वो ये है, आप आ रहे क्रिकेट 15 से 26 बॉल में। इस ट्रिक की मदद से हम याद रखेंगे कि जो हमारी घेरे की नीति है, आश्रित पार्थक्य की नीति है वो, तो इसका उत्तर होने वाला है हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड होल्डिंग्स के समय जो घेरे की नीति या आश्रित पार्थक्य की नीति है वो लागू की गई थी। इस संधि के तहत सर्वप्रथम संक्षिप्त संधि जो 15 नवंबर 1870 को करौली राज्य ने की, परंतु विस्तृत एवं व्यापक संधि सर्वप्रथम 26 दिसंबर 1817 को जो कोटा के प्रशासक हैं जालिम सिंह ने की थी। तो गाइज अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी। तो जो अधीनस्थ पार्थक्य या घेरे की नीति है उसकी ट्रिक है, आप हारे क्रिकेट 15 से 26 बॉल में। तो आपसे हम याद रखेंगे कि जो ऐसे हम याद रखेंगे अधीनस्थ और पैसे हम याद रखेंगे पार्थक्य। जो हमारे ट्रिक के शब्द आप उनसे जो हमारी नीति है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, और हारे से हम याद रखेंगे कि जो होल्डिंग्स है। तो क्रिकेट जो 15 से 26 बॉल में आ रहे, तो पहले जो होएगा बॉल पहला जो 15 है उससे हो जाएगा हमारा 15 नवंबर 1817 को, और जो 26 है उससे हमारा हो जाएगा जो दूसरे नंबर पर है जो 26 दिसंबर 1817 को जो कोटा के प्रशासक जालिम सिंह ने जो विस्तृत और व्यापक संधि की थी वो हो जाएगी। और इस प्रकार हम इस ट्रिक की मदद से इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। आप आ रहे क्रिकेट 15 से 26 बॉल में, तो जो 15 नवंबर है और 26 दिसंबर है इनमें जो बर और बॉल है इसमें भी समान ध्वनियां आ रही है, और जो नवंबर के एक बाद में ही दिसंबर आता है, इस प्रकार से भी जोड़कर याद रख सकते हैं कि जो 15 से 26 बॉल है तो 15 नवंबर और 26 दिसंबर। और जो हमारा 21वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, चेतक परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसकी हमारी बहुत ही गजब सी ट्रिक है। ट्रिक यह है बिच्छू का बिल। तो बिछवाल बीकानेर जो चेतक परियोजना है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? बिछवाल बीकानेर में। जो इसकी हमारी जो ट्रिक है जो कि बहुत ही गजब सी ट्रिक है, बिच्छू का बिल, बिच्छू के बिल से हम याद रखेंगे कि बिछवाल बीकानेर में चेतक परियोजना है उसका मुख्यालय स्थित है। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है जो कि 22वें नंबर का है वो इस प्रकार है, 1857 की क्रांति का मारवाड़ में सर्वप्रथम व शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? गाइस इस प्रश्न में हमको बताना है कि जो 1857 की क्रांति है उसका मारवाड़ में सबसे पहला और शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? तो जो इसकी जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक है मावा। इस ट्रिक की मदद से मावा से हम याद रखेंगे आहुआ। तो जो मारवाड़ है
उसमें जो सर्वप्रथम और गाइस जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वही पहले विद्रोह करेगा। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि जो मारवाड़ में जो सबसे शक्तिशाली और पहले विद्रोह करने वाला था वो था आहुआ। तो मावा में जो माँ है उससे हम याद रखेंगे मारवाड़, और मावा से जो ध्वनि आती है उसमें आहुआ मावा दोनों ही सेम सी है। तो उससे जोड़कर भी हम इस ट्रिक से इस पर्सन को याद रख सकते हैं। आज का हमारा जो 23वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है। संविधान निर्माण के लिए गठित की गई समितियों में से एक समिति परामर्श समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारा देश भारत है उसका संविधान का निर्माण है वो समितियों के द्वारा किया गया, और उनमें से एक समिति है परामर्श समिति, और इसके अध्यक्ष कौन है? और इसकी जो हमारी जो ट्रिक है वो इस प्रकार है कि परशु पटेल। तो इससे याद रखेंगे कि जो इसका जो उत्तर होने वाला है वो इस प्रकार होने वाला है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। और अब हम देख लेते हैं जो हमारी ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करती है। तो जो परशु है, परशु से हमारा हो जाएगा परामर्श समिति, और पटेल से हमारा हो जाएगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिलों के नाम। तो जो हमारा 24वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो किन किन जिलों में है? तो इसकी ट्रिक है डरे राजू पापा गोश से इस शानदार मजेदार सी ट्रिक से आप जो राजस्थान में जो ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं उनके नाम याद रख सकते हैं। तो गाइस वो जिले हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ऐसे जिले हैं जो कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, जिनका कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। डरे से हो जाएगा हमारा डूंगरपुर, राजू से हमारा हो जाएगा राजसमंद, पापा से हमारा हो जाएगा पाली, पापा में जो पा है उससे हमारा पाली, और एक पा से हमारा हो जाएगा प्रतापगढ़, और बॉस से हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा। जब हमारा अगला जो कि 25वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है उसकी शुरुआत 1 जून 2016 को की गई थी। तो गाइस हम इसे इस प्रकार भी जोड़कर याद रख सकते हैं कि हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो पहले व्यक्ति से ही करते हैं। तो 1 जून 2016 को हम इस तरह से जोड़कर भी रख सकते हैं। गाइस किसी भी काम की हम राजश्री श्री गणेश करने का मतलब भी होता है कि शुरुआत करना। तो अगर अब हम किसी भी काम की शुरुआत करेंगे तो जो पहले नंबर से पर होगा उससे ही करेंगे। तो ऐसे जोड़कर भी हम याद रख सकते हैं। गाइस अगर आप सब लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बनाकर लाए, आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि आपकी आने वाली जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। हम आपके लिए ऐसे प्रश्नों को लेकर आएंगे। लेकिन